इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है ना कि ना कोई परमानेंट शत्रु है, ना परमानेंट क्या है, मित्र है। व्यक्ति हो वो कट्टर मुस्लिम हो, फंडामेंटलिस्ट हो, और हथियार उनके पास पश्चिम के हो। अरबों में से इस्लाम निकाल दो तो अरबी बच जाएंगे, तुर्कों में से इस्लाम निकाल दो टर्की बच जाएंगी, और पाकिस्तान में से इस्लाम निकाल दो कुछ नहीं बचेगा। अगर भारत के अंदर फॉल्ट लाइन बनेगी तो कोई ना कोई देश हमें तोड़ने में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ आफ्ताब, और पॉडकास्ट के इस सेकेंड एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं इस एपिसोड में भी विनय सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस एपिसोड में हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। वादा मैंने आपसे कहा था कि ये मैं निभाऊंगा। तो 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात किया था। हमने ये इस एपिसोड में जाना था कि किस तरह से ये वॉर शुरू हुआ, इंडिया की इसमें क्या भागीदारी थी, बांग्लादेश फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें उथल पुथल हो रही थी, साथ में चाइना तो था लेकिन चाइना होकर भी नहीं था, अमेरिका भी था और अमेरिका साथ देने के लिए पाकिस्तान का आ भी रहा था, उधर रशिया का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इन सब के पीछे क्या चक्रव्यूह था, क्या सारी चीजें थी, ये हम इस एपिसोड में जानेंगे। तब तक हम वो सारी बातें जान चुके थे कि सैम मानेकशॉ की सेना ने किस तरह से स्ट्रैटेजिकली इस वॉर को विजय दिवस में तब्दील किया, किस तरह से ये वॉर वो जीते, रॉ का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, नेवी और आर्मी ने किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में एयरफोर्स के साथ मिलकर इस वॉर को जीता। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इंटरनेशनली क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विनय सर कि ये वॉर, अगर जितना मैं समझ पाया पिछले बार जब आपसे बात हुई, तो मुझे लग रहा है कि ये वॉर सिर्फ यहां इंडो पाकिस्तान, मतलब इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का मामला नहीं था। ये कहीं ना कहीं एक कोल्ड वॉर का एक झलक इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं नजर आई, कोल्ड वॉर की। क्योंकि अगर देखें तो 1962 में क्यूबा में भी एक क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई थी, वियतनाम वॉर ऑलरेडी चल ही रहा था। 1967 में देखें तो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में उथल पुथल का मामला बना हुआ था, और रशिया भी बहुत अग्रेसिव था, चाइना भी कुछ अपने में अलग पहचान बनाने की कोशिश में था, इसमें अमेरिका अलग तड़का डाल रहा था। तो ये जो इंडो पाक वॉर हुआ, ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर का मामला सा लग रहा था। कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन भी बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स में भी लिखा है। तो क्या वाकई में ये कोल्ड वॉर का एक्सटेंशन था? हाँ, बिल्कुल था। मतलब अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो बात बिल्कुल सही है जी। अगर आपको कभी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के बारे में समझना है तो मैं 2 किताबें रिकमेंड करूंगा, अगर मौका मिले। आपके दर्शक भी जो हैं देख रहे हैं, बिल्कुल। तो पहली किताब है आर्ने वेस्टाइट की द ग्लोबल कोल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड इंटरवेंशन एंड द मेकिंग ऑफ आवर टाइम्स। और दूसरी किताब है, एक पाकिस्तानी मूल के हिस्टोरियन है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जी। वो अभी स्वीडन में रहते हैं और स्वीडिश हिस्टोरियन हैं। उनकी किताब है पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट। ओके। आप इन 2 बुक को पढ़ेंगे तो आपको कई मुद्दे समझ में आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जी। जैसे 1971 का वॉर हुआ, तभी आपने बताया कि भारत की तरफ से सोवियत संघ खुलकर था और पाकिस्तान की तरफ से यूएसए बिल्कुल खुलकर था, लेकिन चाइना ने सपोर्ट नहीं किया। जबकि आप खुद सोचिए कि जिस समय भारत ईस्ट और वेस्ट फ्रंट पे पाकिस्तान से लड़ रहा था, अमेरिका उसको खुलकर सपोर्ट कर रहा था। अगर नॉर्दर्न फ्रंट से चाइना अटैक कर देता तब तो हम फंस जाते। बिल्कुल। पर चाइना ने नहीं किया। जबकि चाइना पाकिस्तान का क्या था, अलाई था। पर आप सोचिए 1962 का जब इंडिया और चाइना वॉर हुआ, क्या उसी समय पाकिस्तान के जो मुखिया थे जनरल अयूब, अगर वो ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट खोल देती तो कश्मीर तो कब्जा कर लेते, हम तो कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल, क्योंकि हमारी आर्मी तो पूरी चाइना से लड़ने में लगी हुई थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो कोई रीजन होगा, क्योंकि अगर ऐसे तो उनके लिए मौका था जी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर पे लड़ाई लड़ रहे थे जी, तो सोवियत संघ ने केवल पीस ब्रोकर का काम किया और यूएसए ने तो पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब उसने ये कहा कि जो हथियार हमने आपको दिए हैं वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए था, आप भारत के खिलाफ यूज कर रहे हैं तो आप एक तरह से ब्रीच कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का। यानी जो अमेरिका 6 साल पहले 1965 के वॉर में पाकिस्तान को रोकने की कोशिश कर रहा है, उस पर प्रतिबंध लगा रहा है कि तुम भारत के खिलाफ हथियार क्यों यूज कर रहे हो, ऐसा क्या है कि 1971 में वही अमेरिका खुलकर क्या कर रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। जो यूएसएसआर सोवियत संघ
1965 के वॉर में न्यूट्रल है, पीस ब्रोकर के रूप में काम कर रहा है, वो अब खुलकर भारत का साथ देने के लिए तैयार है। वो अमेरिका और चीन को क्या कह रहा है, मैसेज दे रहा है कि अगर अमेरिका ने और चीन ने भारत के खिलाफ फ्रंट खोला तो वो भारत की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर की पर्सपेक्टिव ही बन सकता है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई विनय सर। आपने जिस तरह से मुझे बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मुझे मालूम था वो सब कहीं पीछे क्यों चला गया, और इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मेरे सामने, आंखों के सामने इस समय है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या। आपने जैसा अभी मेंशन किया, मैंने उस पॉइंट को नोट किया कि 1962 में जब चाइना के साथ इंडिया की भिड़ंत हो रही थी, वॉर चल रहा था, उस समय तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका था कश्मीर में कब्जा करने का। तो मतलब उस समय क्यों नहीं किया? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं। जी जी। जब 1962 का वॉर हुआ भारत चीन, तो भारत चीन से बिल्कुल फंसा हुआ था। पाकिस्तान ने नहीं मौका लिया कश्मीर को लेने का। उससे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका ने खुलकर भारत की मदद की, हथियारों की सप्लाई की। अपना वही जो 7वां बेड़ा 1971 में उसने पाकिस्तान के लिए भेजा था, वही 7वां बेड़ा 62 में उसने भारत के लिए भेजा था। ये तो कमाल का मामला है। और तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं उस समय, जो आज कश्मीर राग हुआ लापते रहते हैं, तो उस समय तो मौका था उनके पास कश्मीर को कब्जा करने का। अच्छा, अगर हम इस सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझना चाहते हैं तो थोड़ा हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। तो अगर आपके पास समय हो, देखिए क्या है कि जो चीज़ें अचानक घटना के रूप में दिख रही हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो अगर आपके पास समय हो तो बताइए, तो मैं उसको मेरे ख्याल से समय क्या, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे उन्हें खुद लग रहा हो कि भाई ये हो क्या गया। 62 में पाकिस्तान चाहता तो कश्मीर पे कब्जा कर लेता, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया लड़ रहा था चाइना से। 65 में अगर सिचुएशन देखें तो यूएसएसआर जो है वो मीडिएशन का काम कर रहा है कि भाई कुछ नहीं करो। और यहाँ पर भी 62 में जैसा आपने मेंशन किया कि यूएसए जो है वो इंडिया का साथ दे रहा, उनका 7वां बेड़ा इंडिया के लिए आ रहा था। और 65 में भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया पाकिस्तान पे कि भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो लड़ाई में। और चाइना इन दोनों 62 में तो लड़ ही रहा था चाइना हमसे, 65 में भी उनको सपोर्ट कर रहा था और धमकी भी दी है चाइना ने, जबकि यूएसए जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ठीक कुछ ही साल बाद, मतलब 5-6 साल बाद, अगर 71 की बात करें, 1971 की, तो वहां पर बिल्कुल सिचुएशन बदल गई। यूएसएसआर जो है, जो वहां पे मेडिएट कर रहा था, वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आ गया, और जो यूएसए इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आ गया। और चाइना जो उस समय धमकी दे रहा था वो चुपचाप बैठा हुआ था। वो थोड़ा बहुत जो भी मदद कर सकता था वो कर रहा था। तो ये तो बड़े कमाल की मतलब मिस्ट्री हो गई। तो विनय सर, मैं तो मतलब मुझे चक्कर सा आ रहा है, सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, आखिर ये माजरा क्या है। मतलब इतनी सारी चीजें उथल पुथल, मतलब क्या था एक्चुअली। देखिए, अगर इसको समझना है तो आपको थोड़ा सा पीछे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 के बीच में चला, थोड़ा वहां जाना पड़ेगा। अब देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वैसे तो हम सुनते हैं कि दो गुटों के बीच में, एक तरफ जर्मनी है, इटली है, जापान है, टर्की, ऑटोमन एम्पायर जिसको कहते हैं वो है, और दूसरी तरफ कौन है, ये ब्रिटेन है, फ्रांस है, हम तो ऐसे सुनते हैं। जी बिल्कुल। पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये एक तरह से आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है, वैचारिक संघर्ष। जी। कैसे? एक विचारधारा है कैपिटलिज्म। सिंपल भाषा में कहें तो क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसे अपना पैसा कमाने वाने की फ्रीडम होनी चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस समय ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोप में। दूसरी विचारधारा है फासिज्म, जिसको हिटलर और मुसोलिनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह से हार्डकोर नेशनलिज्म। हाँ, जिसको कहते हैं कि मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म। मतलब राष्ट्र सब कुछ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं है, और राष्ट्र के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसमें ये भी है, जैसा आप एक बार जिक्र में आपने बताया था कि वही है सिर्फ राष्ट्र, हाँ, बाकी राष्ट्र उसके सामने कुछ नहीं। हाँ, उस राष्ट्र का वर्चस्व पूरी दुनिया पर होना चाहिए। हाँ। तो हिटलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, आप मान लीजिए फासिज्म। और तीसरा कम्युनिज्म विचारधारा, जो मानती है कि देश के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। तो देश के रिसोर्सेज समाज को नियंत्रण कैसे करेगा, जब सरकार पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करे और वह लोगों के लिए क्या करे, काम करे, हर आदमी के लिए काम। जी। तो अभी शुरुआत में क्या हुआ कि संघर्ष शुरू हुआ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच, यानी कैपिटलिज्म और
फासिज्म के बीच। जी 1939 से 41 तक ये चला। इसमें हुआ क्या कि जर्मनी के जो शासक था हिटलर, उसने स्टालिन कौन, यूएसएसआर का जो शासक था, उसके साथ एक संधि कर ली थी कि हम सोवियत संघ पर अटैक नहीं करेंगे, हम अपना ध्यान इधर रखेंगे। तो स्टालिन ने भी सोचा कि कैपिटलिस्टों को लोग हरा देंगे, अच्छी बात है, और इस बहाने हम क्या करेंगे, अपना एरिया थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, पोलैंड वोलैंड वाला इलाका थोड़ा कब्जा भी कर लेंगे। तो वो भी खुश था। और अमेरिका जो था कैपिटलिस्ट, लेकिन उसने अपने को अलग रखा था, और वो क्या कर रहा था, इनको हथियारों की सप्लाई देके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टर्निंग पॉइंट था, जिसमें अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, बूस्ट किया। आजकल वही कोशिश क्या हो रहा है, चाइना कर रहा है। वो सोच रहा है रूस, यूक्रेन, पूरी दुनिया युद्ध में फंसे, इसका फायदा उठाकर वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की क्या करे। 41 एक टर्निंग पॉइंट है। क्यों टर्निंग पॉइंट है? जर्मनी का एक मित्र राष्ट्र है जापान जी, उसने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर। और पर्ल हार्बर पर अटैक करने का मतलब था कि अमेरिकन बेस पर अटैक करेगा। तो अमेरिका अब युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ आ गया। अब ये ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती क्या है, एक आइडियोलॉजिकल दोस्ती वाली बात जी। दोनों पूंजीवादी हैं, और दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को बसाया भी था। तो वो एक तरह से कल्चरली, और वो भी क्या है, एंग्लो सेक्शन कहते हैं ना, कि वो ब्रिटिश लोग ही मुख्यतः शासक थे, तो उनके बीच में आइडियोलॉजिकल कल्चरल सब दोस्ती है, वो स्वाभाविक दोस्ती है। पर इधर जर्मनी ने अटैक कर दिया सोवियत संघ पर। ओके 1941 में हिटलर ने कर दिया। और जब हिटलर ने अटैक किया तो सोवियत संघ क्या हो गया, इन्हीं लोगों के साथ, कैपिटलिस्ट लोगों के साथ आकर, मतलब अपने जो पैक्ट उसने किया था कि मैं नहीं अटैक करूंगा, वो तोड़ दिया उसने। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप जरा देखिए, ब्रिटेन का अमेरिका के साथ दोस्ती करना स्वाभाविक है, क्योंकि वैचारिक रूप से दोनों क्या है, एक है। पर ब्रिटेन और अमेरिका का सोवियत संघ से साथ लड़ना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वैचारिक क्या है, दुश्मन है। कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का झगड़ा है जी। लेकिन चूंकि दुश्मन फासिज्म बहुत बड़ा था, तो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण क्या था, यूरोप की जो लड़ाई जीती, वो लड़ाई जीती सोवियत संघ ने। फ्रांस और ब्रिटेन के बस का नहीं था कि हिटलर को रोक पाए जी। हिटलर की असली हार हुई सोवियत संघ में। बैटल ऑफ लेनिनग्राड, बैटल ऑफ मॉस्को, आप इतिहास की किताब में पढ़ोगे तो वहां सोवियत संघ की बहुत सेना मारी गई, बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, तो देखेंगे कि उसने तन मन धन सब कुछ दिया, तब वो हिटलर को हराने में सफल रहा। और हिटलर की आर्मी सोवियत संघ से जब पीछे हटना शुरू हुई, तो रेड आर्मी सोवियत संघ की आगे बढ़ी यूरोप की तरफ, और तब अमेरिकन आर्मी ने और ब्रिटिश आर्मी ने उसका सपोर्ट किया, तब हिटलर हारा। यानी 1943 तक हिटलर हार चुका था, और फासिज्म का खात्मा एक तरह से यूरोप से हो चुका था, और यूरोप में अब कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का आइडियोलॉजिकल एक तरह से संघर्ष दिखना क्या हो गया शुरू। जबकि ये दोनों साथ थे हिटलर को हराने लेकिन चूंकि वैचारिक रूप से अलग थे, तो अब ये था कि यूरोप पर और दुनिया पर वर्चस्व किस विचारधारा का होगा। तो कहा जाता है कि जो चर्चिल था ना, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, वो तो कम्युनिस्टों से बहुत नफरत करता था। वो तो उस समय ही चाहता था, रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि क्यों ना हम लोग मिलकर क्या करें, अभी स्टालिन को भी हरा दें, कि हमेशा के लिए कम्युनिज्म भी खत्म हो जाए। पर रूजवेल्ट जानता था इससे गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि हमने साथ लड़ाई क्या की है, लड़ी है जी जी। अब आप इमेजिन कीजिए 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए गए 6 अगस्त 9 अगस्त को। जब इस पे विनय सर एक मेरा जानकारी है, सही गलत अलग चीज़ें वो आप बता पाएंगे कि जापान ऑलरेडी, वो फिल्म में भी है, इनफैक्ट फिल्म से ही मुझे पता चला जी, ओपेनहाइमर में, कि वो तो ऑलरेडी दिख रहा है कि सरेंडर करने को तैयार है। तो भाई आप बम गिरा क्यों रहे हैं? यही मूल मुद्दा था कि जब जापान सरेंडर की स्टेज में है जी, वो कह रहा है कि खुद हम सरेंडर करना चाह रहे हैं या उस स्टेज में है, तो अमेरिका को बम गिराने की, परमाणु बम गिराने की क्या जरूरत? तो जरूरत इस बात की थी कि अमेरिका के पास परमाणु बम था, सोवियत संघ के ब्लॉक के पास परमाणु बम नहीं था। 45 में परमाणु बम गिराकर दुनिया में कैपिटलिज्म का वर्चस्व स्थापित हो सके, दुनिया को ये मैसेज जाए कि अमेरिका इस दुनिया का अब नया किंग है। एक तरह से वो जो मैसेज था कैपिटलिज्म का, इसके लिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया गया, बम
गिराया गया। अब यहां से क्या हुआ कि 1945 में फासिज्म तो खत्म हो गया जी, पर यहां से कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एक नया वैचारिक संघर्ष दुनिया में क्या हो गया, शुरू हो गया जी। और ये संघर्ष ऐसा था कि 1949 में परमाणु बम सोवियत संघ ने भी बना लिए, तो दोनों ब्लॉक परमाणु संपन्न हो गए। तो कहा गया थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर मतलब युद्ध आमने सामने नहीं हो रहा है, दुनिया में अलग अलग जगहों पर पीछे से ये युद्ध का काम कर रहे हैं। उसी में आपने जो प्रश्न पूछा था कि एक्सटेंशन कहा जाता है कि 71 में या 65 में, वो कोल्ड वॉर का पर्सपेक्टिव है। अच्छा। असल में जब दोनों परमाणु संपन्न हो गए, एक इतिहासकार ने कहा है कि हमें ये तो नहीं पता है कि अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, चौथा तो पक्का नहीं होगा। मतलब क्या था, दोनों गुटों ने इतना परमाणु बम इकट्ठा कर लिया था, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ने, कि अगर विश्व युद्ध होता तो पूरी दुनिया से मानवता ही क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो क्या कह रहा है कि तीसरा होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता है, चौथा तो पक्का नहीं होगा। तो खैर इनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो गए थे। ओके। अब जरा आगे की, अब हम तो भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 1971 पे भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 1946 में जब नेवी का भारत में विद्रोह हुआ, नेवी का 19 फरवरी 1946 को विद्रोह हुआ, तो ब्रिटेन अब समझ गया था कि भारत पर बने रहना बहुत ही क्या है, मुश्किल, ये तय हो गया। इसीलिए 1946 अगले दिन उसने घोषणा की कि हम 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि अब रह पाना। भाई आप देखिए, ब्रिटिश जो भारत में रह रहे थे उसका कोर क्या था, एक तो ब्यूरोक्रेसी थी जो स्टील फ्रेम कही जाती थी। अब स्टील फ्रेम में छेद 1942 में ही हो गया। तो अब जरा देखिए कि 1757 से 1947 तक जो ब्रिटिश भारत में रूल किए, उसके पीछे क्या बेस था। कहा जाता है कि कोई सरकार अपना शासन कैसे बनाए रखती है, तीन उसके आधार, तीन पिलर्स कहे जाते हैं। पहला तो वेलफेयर होता है। वेलफेयर का मतलब क्या है कि सरकार जनता के लिए काम करेगी, तो जनता अपने आप उसकी सत्ता को क्या कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। भाई अशोक हूँ, अकबर हूँ, उनकी सत्ता को लोग स्वाभाविक रूप से क्यों स्वीकार कर लेते थे कि ऐसा लगता था कि वो लोगों के लिए काम कर रहा है। और आज लोकतांत्रिक सरकार यही हमारे लिए करती है, तो हम उसकी सत्ता को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब एक चीज तो क्लियर थी कि अंग्रेज यहाँ वेलफेयर करने नहीं आए थे। गलती से कुछ वेलफेयर हो जाए बात अलग, क्योंकि उसमें उनका फायदा ही था। उन्होंने ट्रेन लगाई हो, बिछाई हो, क्योंकि सामान इधर से उधर उनको, उनका अपना उद्देश्य था। तो उनका तो पहला तो वेलफेयर था ही नहीं। दूसरा होता है पावर मतलब मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी मिलके सत्ता को कैसे चलाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने जीता, उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी का रोल बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण। और दूसरा ब्यूरोक्रेसी, जिसको अंग्रेज कहते थे स्टील फ्रेम, यानी भारत की सत्ता ब्यूरोक्रेसी के स्टील फ्रेम में क्या है, घिरी हुई। लेकिन जब 1942 का जो गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस पर जब एक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने कहा कि जितनी ब्यूरोक्रेसी, विशेषकर निचले तबके की ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर राष्ट्रवाद आ चुका है और अंग्रेजों का समर्थन वो नहीं कर रहा है। ओके। अब बचा आर्मी। आर्मी का बेस कौन था, नेवी। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले नेवी पर जिसका कंट्रोल था वो दुनिया पर शासन करता था, इसीलिए ब्रिटेन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, इसलिए उनका शासन था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका आया और वो जर्मनी आया, तो उन्होंने एयर फोर्स की सुप्रीमेसी दिखाया। उसी के बाद ब्रिटेन बाहर हो गया, क्योंकि एयरफोर्स में उसकी सुप्रीमेसी नहीं थी। खैर इंडियन नेवी ने 19 फेब 1946 को क्या कर दिया, म्यूटिनी कर दी, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया तो ये तय हो गया कि स्टील फ्रेम तो टूट ही चुका है, अब आर्मी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और आज़ाद हिंद फौज बन ही चुकी थी, जिससे लग रहा था कि अब भारतीय सेना पर भी भरोसा नहीं हो सकता। तो उनके लिए छोड़ना बहुत ही क्या था, मजबूरी था। पर छोड़ा कैसे जाए, इसको लेकर एक वैचारिक संघर्ष क्या हुआ 1946 के बाद शुरू हुआ। 1946 में उस समय के ब्रिटिश इंडिया आर्मी के चीफ कमांडर थे क्लॉड ऑकिनलेक। उन्होंने ये कहा कि इंटीग्रेटेड इंडिया होना चाहिए, एकीकृत भारत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान बनाओगे तो पाकिस्तान छोटा सा देश बनेगा
इससे एक तो भारत नाराज होकर सोवियत संघ के पाले में चला जाएगा और पाकिस्तान की सुरक्षा करना भी संभव नहीं हो पाई। तो उन्होंने प्रॉस एंड कॉन्स बताकर क्या किया, ये बताया कि इंटीग्रेटेड इंडिया होना चाहिए। इस चीज का समर्थन अमेरिका ने भी किया। अमेरिका इस घटना को चीन के चश्मे से देखना चाहता है। रीजन क्या है कि चीन में लगातार एक सिविल वॉर चल रहा था, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म में। और जो माओ त्से तुंग था, जो 1949 में उसने सिविल वॉर जीत भी लिया और कम्युनिज्म क्या हो गया, चीन में स्थापित भी हो गया। अमेरिका को लग रहा था कि अगर चीन में भी कम्युनिस्ट सत्ता आ गई, 46 में वो सोच रहा है, तो भारत की जो एकीकृत सेना है वही क्या कर सकती है, काउंटर कर सकती है चाइना। वो साइकोलॉजी देखिए आज भी चल रही है। हाँ। चीन के खिलाफ काउंटर करने के लिए पूरी अमेरिका भारत को क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है। ये 1946 में वो चीन को कह रहे थे, एक थ्रेट के रूप में देख रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर चीन शक्तिशाली हुआ और कम्युनिस्ट शासन हुआ तो फिर भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी इंटीग्रेटेड आर्मी उसको क्या करेगी, रोकेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं विनय सर कि यूएसए जो है वो नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान बने, वो चाहता था इंटीग्रेटेड रहे। क्यों? उसमें इंडिया पाकिस्तान से उसकी कोई इंटीमेसी नहीं है जी, ये जियो पॉलिटिक्स है। ओके। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है ना कि ना कोई परमानेंट शत्रु है ना परमानेंट क्या है, मित्र है जी। परमानेंट अपने इंटरेस्ट है। तो वो अमेरिका तो उसी जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से। कैसे ये दो टुकड़े? तो मैं वही बता रहा हूँ। एक विचार क्या था, तो लॉर्ड ऑकिनलेक का था, जिसको यूएस से भी सपोर्ट कर रहा था और कई ब्रिटिश जो सीनेटर थे, सांसद थे, इसके सपोर्टर। एक दूसरी विचारधारा भी थी। एक सर फ्रांसिस टकर थे, लेफ्टिनेंट जनरल जी। वो ईस्टर्न कमांड, इंडिया 4 कमांड में बटा हुआ था, सेंट्रल दिल्ली, ईस्टर्न कलकत्ता, सदर्न मद्रास और जो रावलपिंडी नॉर्दर्न कमांड जो था वो नॉर्दर्न कमांड रावलपिंडी वाला था। तो ईस्टर्न कमांड के जो मुखिया थे फ्रांसिस टकर, उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब था, मैं किताब का नाम तो मिस कर रहा हूँ, पर फ्रांसिस टकर ने कहा कि एक पाकिस्तान बनना बहुत जरूरी है। ओह ओके। उनका आर्गुमेंट जरा देखिए क्या है। उन्होंने कहा कि अगर रेड आर्मी यानी सोवियत संघ का एक्सपेंशन चाइना के साथ साथ एशिया में रोकना है तो हमें एक इस्लामिक आर्क बनाना होगा। नॉर्दर्न अफ्रीका यानी अल्जीरिया से शुरू हो, मिडिल ईस्ट जो समय ऑयल वहां बड़ा मिल गया था जी। तो नॉर्दर्न अफ्रीका यानी अल्जीरिया, मिस्र होता हुआ, मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरब, ईरान तक होता हुआ और वो पाकिस्तान से होता हुआ साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया और मलेशिया तक आगे क्या हो बढ़े। उन्होंने कहा ये इस्लामिक आर्क कम्युनिज्म के सामने एक दीवार होगी, वॉल होगी, क्योंकि आपको पता है कम्युनिज्म धर्म में विश्वास करता नहीं है जी। तो उन्होंने कहा कि एक इस्लामिक आर्क अल्जीरिया से जो साउथ ईस्ट एशिया तक बने, वहां जो व्यक्ति हो वो कट्टर मुस्लिम हो, फंडामेंटलिस्ट हो और हथियार उनके पास पश्चिम के हो, यानी विचारधारा ट्रेडिशनल हो, हथियार कौन से हो, पश्चिमी हो, आधुनिक हथियार हो, उनको आधुनिक तकनीक से लैस किया जाए पर उनकी सोच क्या रखी जाए, कट्टर। तो देखिए तालिबान वाले, अलकायदा वाले, विचार उनकी क्या है, पुरानी है। विनय सर, आप जिस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ये तो एक बड़ी सी कॉन्स्पिरेसी भी लग रही है और आम जनता को तो दूर दूर तक ये पता नहीं होगा। लोग तो ये सोचते हैं भाई हम आपस में लड़े, हमने बना लिया, जबकि यहाँ पर देखें तो वो तो बहुत पहले से सोच के बैठे थे कि ऐसा करना है। और कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे टूल्स कि कई हिस्टोरियन ने कहा भी है कि नेहरू और जिन्ना तो टूल्स की तरह हैं। नेहरू नहीं, लेकिन जिन्ना को तो कई लोग मानते हैं। भाई आप खुद बताएंगे जी, मुस्लिम लीग का कोई भी नेता कभी जेल नहीं गया, मुस्लिम लीग ने कभी ब्रिटेन का विरोध नहीं किया और जिन्ना के कहने पर उन्होंने एक देश बना दिया। लगता है इतना आसान है? वही इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल फ्यूल्ड था कि इसको हवा दी गई ताकि लोग इसमें पागल हों और उनको लगे कि आपकी लड़ाई चल रही है खुद की। कॉमन सेंस लगाइए। जिस ऑटोमन अम्पायर को पूरा वो मानते हैं कि हमारा इस्लामिक ब्रदरहुड का सेंटर था, उसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया। क्या किसी ने बिगाड़ लिया? आप सोचिए 1947 में इंडिया पाकिस्तान के अलावा एक देश इजराइल बना, वो भी ब्रिटिश ने बनाया। बताइए। तो पूरी अरबों के विरोध के बावजूद उन्होंने एक देश बनवा दिया। तो आपको लगता है कि केवल जिन्ना के कहने पे वो देश बनवा देते? मतलब यहाँ जो
जो लड़ रहे हैं हम आपस में कि भैया ये हिंदू, ये मुसलमान हमने बनाया, अरे भाई ये तो कुछ और ही कहानी है। नहीं, फॉल्ट लाइन होती है, देखिए जी। क्या है, कुछ फॉल्ट लाइन होती होगी, उसका फायदा जो बड़ी शक्तियां होती हैं जो पर्दे के पीछे उस फॉल्ट लाइन का क्या उठा लेती हैं। पता, वो देख रहे थे कि कुछ इनके अंदर कुछ अनबन है, तो हाँ, उसको हवा उसका- देके एक भाई को इधर कर दो, एक आज भाई भी को हो उधर रहा कर है। दो। आज भी आज भाइयों में भी तो हो ही जाता नहीं है नहीं, ना, आप देखिए। बांग्लादेश का युद्ध देख जी। लीजिए, मिडिल ईस्ट का देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, ये शिया सुन्नी अरबों की एकता तोड़ने के लिए ही तो जी। ये शिया सुन्नी संघर्ष को ब्रिटिश और बाद में अमेरिकियों ने क्या किया आगे। खैर वो मुद्दा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मिडिल गजब का ईस्ट एक में। इंसाइट है जो आज मिला है, और मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़रूरत है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की। और जिस तरह से आपने आसानी से इसे बताया, तो मैं तो अब समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई हम सब किधर को जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो ऊपर से प्लान किया गया हम उसका हिस्सा हैं, ऐसा मालूम हो रहा है मुझे। नहीं, अभी तो वैचारिक, अभी 46 की बात मैं कर रहा जी। हूँ। तो एक विचार है ऑकेनलेक का, जो जी। चीफ कमांडर हैं ब्रिटिश इंडिया आर्मी के, जी। वो कह रहे हैं इंटीग्रेटेड हो और Integrated यूएस से हो, सपोर्ट right, है। right। एक विचारधारा फ्रांसिस टकर की है। फ्रांसिस टकर क्या कह रहे हैं कि एक इस्लामिक आर्क अल्जीरिया से लेके और साउथ ईस्ट जी। एशिया यानी मलेशिया इंडोनेशिया तक बने, जो कम्युनिज्म की धारा को एशिया में आने से क्या करेगा। तो ये जो फॉर्मेशन है विनय सर, ये कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही क्रिएट हाँ, हुई बिल्कुल यही होता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते ही हैं। है। जी। तो उसमें इस्लामिक आर्क में उनका कहना था कि पाकिस्तान का जो बनना होगा, जी। ये उन्होंने कहा एक ब्रिज बनेगा। जो वेस्ट पाकिस्तान है वो कल्चरली मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है, तुर्की, टर्क हाँ, और right, ये बिल्कुल, अरब अफगान उधर से इधर से जुड़े जी, हुए जी, हैं। वहीं से तो रूट था, सिल्क रूट। और दूसरा उन्होंने कहा जो ईस्ट पाकिस्तान होगा वो कल्चरली साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा होगा। तो पाकिस्तान एज अ नेशन, उनका कहना था कि साउथ ईस्ट एशिया यानी मलेशिया इंडोनेशिया और इधर मिडिल ईस्ट के बीच में ब्रिज का काम करेगा। यानी पाकिस्तान दोनों को जोड़ेगा। और पाकिस्तान में चूंकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी पहले से काम कर रही है और ब्रिटेन द्वारा प्रशिक्षित है, जी। तो हम टूल्स बनाकर इनको क्या करेंगे, आगे अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करेंगे। अभी भी हो रहा है मुझे लगता है। अब इस विचारधारा को 1947, आप लॉर्ड मॉन्टगोमरी का नाम सुने होंगे, ये फील्ड मार्शल थे, इन्होंने ही जितवाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक बड़ा रोल प्ले किया था। जी। 12 मई को लॉर्ड मॉन्टगोमरी ने फ्रांसिस टकर की उस अवधारणा को आधार बनाकर एक पेपर प्रस्तुत किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। आर्गुमेंट उन्होंने यही दिया कि पाकिस्तान में हमारी जिन्ना से बात हुई है, जिन्ना कॉमनवेल्थ के मेंबर बनेंगे। नेहरू का इंक्लिनेशन सोशलिस्ट वाला है, नेहरू पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नेहरू सॉवरेन संप्रभु देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमने पाकिस्तान बनवा लिया तो पाकिस्तान का पोर्ट यानी कराची हमारे पास रहेगा, पाकिस्तान की आर्मी जिसमें वो लड़ाकू मार्शल कौम है वो भी हमारे पास रहेंगे, पाकिस्तान की एयरफील्ड हमारे पास रहेगी। और उस समय जो अफगानिस्तान का शासक था वो सोवियत संघ के प्रभाव में था। तो आप देखिए पाकिस्तान और सोवियत संघ के बीच में केवल अफगानिस्तान ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान बन जाएगा तो हम सर्विलांस कर सकेंगे इस पूरे, यानी एक तो क्या हो जाएगा कि भारत और सोवियत संघ के बीच में कनेक्शन टूट जाएगा। क्योंकि आप सोचिए इंटीग्रेटेड इंडिया होगा, तो इंटीग्रेटेड इंडिया और सोवियत संघ के बीच में कौन है, अफगानिस्तान, वो भी और उधर ही उधर ही है। तब तो ये पूरा एक बन गया और पाकिस्तान एक बफर स्टेट बन जाए। तो पाकिस्तान के बफर स्टेट बनने से क्या लाभ होगा कि इंडिया और सोवियत संघ का कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस्लामिक आर्क का पार्ट भी बन जाएगा और हम सोवियत संघ के प्रभाव से क्या करेंगे, रोकेंगे। ये विचार आज का नहीं है, ये ग्रेट गेम ये 19वीं सेंचुरी से चल रहा है। रूस को रोकना ब्रिटेन के पॉलिसी का सबसे बड़ा क्या था, हिस्सा था। तो 12 मई को 1947 को लॉर्ड मॉन्टगोमरी जो ब्रिटिश आर्मी के हेड थे जी, इंपीरियल आर्मी जो थी उसके हेड थे, उनका पेपर आया और 3 जून को माउंटबेटन प्लान आ गया कि अब भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे। यानी जो ब्रिटेन था, अभी अमेरिका पिक्चर में नहीं, क्योंकि अमेरिका तो चाइना के चश्मे से देख रहा है, वो चाहता है इंटीग्रेटेड हो, हाँ, ताकि उसका प्रभुत्व बना रहे। और जब 1949 में चीन बन गया कम्युनिस्ट कंट्री, तो अमेरिका का डर और भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के बजाय हमेशा इंडिया को प्रेफरेंस दी।
ये कमाल की बात है। क्योंकि उसको लग रहा था भारत की सेना बड़ी है, भारत की साइज बड़ी है और भारत बड़ा बुलवर्क के रूप में काम कर सकता है। और वो जान रहा था कि और यहाँ देखिएगा 1950 तक एक खास बात देखी, भारत का संविधान बन गया है, भारत का लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। उधर चीन में पाकिस्तान में देखिए, जो उसके मुखिया थे जिन्ना जी की मृत्यु हो गई, वो भी अजीब रहस्यमयी तरह से मृत्यु हुई, उस पर कभी और बात करेंगे। लियाकत अली खान यूपी से ही अपने गए थे, उनको किसी ने 1951 में गोली मार दी। तो वहाँ धीरे धीरे हत्याएं शुरू हो रही हैं, वहाँ कोई संविधान नहीं बन रहा है, यानी संविधान का नाम लेवा नहीं है। वहाँ आर्मी को क्या किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ब्रिटेन की वो थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि ब्रिटिश आर्मी, हालांकि हम मुद्दे पे दोबारा वापस आएंगे, बस थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्ट जग गया है मेरा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो तीनों आर्मी हैं, अगर देखा जाए, मतलब अभी तो दो ही आर्मी मान के चलते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, और बांग्लादेश भी मान के चलते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान एक है, मान के चलते हैं, क्योंकि अभी हम डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो दोनों की जो आर्मी है, आपने कहा कि ब्रिटिश इंडो आर्मी जो थी वो सबसे स्ट्रांग थी वर्ल्ड में, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ट्रेन तो इन्होंने किया था, लेकिन ऐसा क्यों है कि कई बार तख्ता पलट जो है वो पाकिस्तान में हुआ। अगर देखा जाए, अगर आर्मी की बात करें तो बांग्लादेश में भी हुआ, म्यांमार भी 1937 तक ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था जी। तो इंडिया से 1937 में आप ध्यान दीजिए कि म्यांमार अलग हुआ, वहाँ हमेशा सेना कुछ ना कुछ, अभी भी वही है, वही है। तो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, वहाँ भी सेना कर रही है। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, वहाँ भी सेना कर रही है। तो वो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि इन सभी जगहों पर ऐसा क्या हो रहा है कि वो सेना जो है काबिज हो जा रही है, तख्ता पलट दे रही है, बार बार तख्ता पलट हो रहा है, लेकिन इंडिया जो कि उससे ज्यादा बड़ा स्टेट है और वल्नरेबल है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय हैं, अलग अलग कल्चर है, सब कुछ, वो वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पर देखा जाए तो जो आम आदमी है वो शासन कर रहा है, अगर डेमोक्रेसी है वहाँ पर। यहाँ पे तो हो सकता था ना, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है फ्रंट, क्योंकि चारों तरफ खुला पड़ा है। तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में तो तख्ता पलट है, लेकिन इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ? देखिए, उसके कई रीजन हैं। एक तो नेशनल मूवमेंट में हम केवल अंग्रेजों को हटाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे जी। हम एक आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा होगा। अच्छा। भगत सिंह कह रहे हैं कि सोशलिस्ट होगा, कोई गांधी या नेहरू कह रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा जी। तो हम, और या अंबेडकर कह रहे हैं कि समाज के सबसे निचले तबके को भी वॉइस और चॉइस मिलेगी। तो आप ध्यान से देखिए, भारत नेशनल मूवमेंट की लड़ाई में भविष्य के भारत के ताने बाने को बुन रहा है। हाँ, ओके। पर पाकिस्तान में आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान की लड़ाई क्या है कि हमको एक देश बनना मुसलमानों के नाम, तो कोई विचार तो है नहीं देश बनने। सही बात है। किसी इतिहासकार ने कहा है कि अरबों में से इस्लाम निकाल दो तो अरबी बच जाएंगे, तुर्कों में से इस्लाम निकाल दो टर्की बच जाएंगे, पर पाकिस्तान में से इस्लाम निकाल दो कुछ नहीं बचेगा। केवल इस्लाम एक ताने बाने के आधार पर लोगों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो विनय सर, इसमें मैं एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि भाई इधर के जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हैं तो सबके सब कन्वर्टेड ही ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तो बना ही था, मैंने कहा कुछ तो जिन्ना और मुस्लिम लीग की अपनी ख्वाहिश थी कि अलग देश बन जाएगा तो अगर इंटीग्रेटेड बनेगा तो वहाँ तो कांग्रेस जीतेगी, अलग देश बनेगा तो उसमें पाकिस्तान जिन्ना को राष्ट्रपति बनने का क्या मिल जाएगा मौका। एक तो अपनी महत्वाकांक्षा थी और दूसरी मैं जो बता रहा हूँ ग्रैंड कंस्पिरेसी चल रही है। हाँ, ब्रिटिश पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, वो जानते ही नहीं कि ये चल क्या रहा है। वो सोच रहे हैं कि भी हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आपसे लड़वाया जा रहा है और आपके दिमाग में ऐसा भर दिया है कि आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा स्टेट बना लेंगे जो आपके लिए होगा। फिर क्योंकि कोई सोच भी तो नहीं लेके चले ना, आपने बस सोचा भाई मैं बस इस्लाम है और नाम पे बना लूंगा, लेकिन उस पर भी कोई आपकी कोई वे नहीं है कि कोई रास्ता भी नहीं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, बस हम करना चाहते हैं। तो जो आपने प्रश्न पूछा था कि भारत में कभी नहीं हुआ, एक तो आइडिया ऑफ इंडिया था कि हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट सॉवरेन कंट्री बननी है जी। तो हमारे प्रस्तावना में प्रियम्बल में ये शब्द डाला भी गया। दूसरी चीज़ थी कि हमने इसीलिए हमारे नेशनल मूवमेंट के नेता ही संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे तो उन्होंने तुरंत संविधान भाई उसी ढांचे पर क्या कर लिया, जिस पर वो लड़ाई लड़ रहे थे उसी लड़ाई को बेस बनाकर उन्होंने क्या किया, संविधान बना लिया। हाँ। उधर क्या हुआ, अंग्रेजों ने वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं को समझाया कि पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी किसकी है, बांग्ला लोगों की,
और बांग्ला लोगों की मेजॉरिटी है, तो तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे। भाई आप सोचिए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 4 कमांड जी, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, सदर्न कमांड, जी, यानी कलकत्ता ईस्टर्न कमांड वो भारत के अंदर आ गया। उधर चेन्नई साउथ कमांड वो भारत के, मद्रास जिसको उस समय कहते थे, दिल्ली सेंट्रल कमांड, ये तीनों कमांड तो भारत में है। एक कमांड को रावलपिंडी वाला जी, यानी वहां पर आर्मी क्या है। और उन्होंने कहा उस आर्मी में, हमने बताया था पिछले एपिसोड में, अगर आपको ध्यान होगा, कि उस पूरी सेना में 10% से कम बांग्ला लोग थे और 90% कौन थे? पंजाबी लोग, जिसको मार्शल कॉम के नाम से तो पिछले एपिसोड में जी, चर्चा हुई थी। तो रावलपिंडी उसका बेस, तो उन्होंने समझाया कि देख लो, अगर यहाँ संविधान बना और लोकतंत्र आया तो बांग्ला लोगों की सत्ता आएगी, और सत्ता आएगी तो तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उनका भी इंटरेस्ट था कि संविधान यहाँ बनने न दिया जाए और यहाँ किसी तरह से पावर हाथ में रहे। दूसरा, ब्रिटिश आर्मी का स्टेक कब बनता? जब सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान एक बैरियर, वो इस्लामिक आर्क में क्या होता रहता, वो आर्मी को मजबूत करके ही किया जा सकता था। तो ब्रिटेन ने और आगे चलकर अमेरिका ने पीछे से सहयोग किया कि तुम हमारे पार्ट बनो। इसीलिए 1900, देखिए भारत ने तो शुरू से ही क्या किया, अपने को न्यूट्रल रखा, कोल्ड वॉर में भाग नहीं लिया। पर आप ध्यान देखिए 1954 और 1955 में पाकिस्तान ने 2 मिलिट्री ब्लॉक अमेरिका के थे, सीटो और सेंटो। ये सीटो और सेंटो से नाटो था ना, वैसे सीटो और सेंटो था, ये दोनों का मेंबर पाकिस्तान बन गया, भारत नहीं बना। इससे क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को? अमेरिका वालों ने हथियार और पैसा देना शुरू किया, पर उन्होंने शर्त रखी थी कि इस हथियार और पैसे का उपयोग आप केवल कम्युनिस्टों के खिलाफ करोगे, भारत के खिलाफ नहीं करोगे। इसीलिए वो पुराना जो प्रश्न था कि क्यों नहीं 65 में प्रतिबंध लगा दिया, जब 62 में भी क्यों नहीं इंडिया ने कब्जा, कश्मीर वाले एरिया पे चाहता तो कब्जा कर तो पाकिस्तान को तो उन्होंने अपने पक्ष में मिला लिया। अमेरिका ने अब पूरा फोकस किया कि भारत को अपने पक्ष में कैसे लाया जाए। इसीलिए आइजनहावर इंडिया आते हैं। आइजनहावर कहा जाता है, इनडायरेक्टली उन्होंने नेहरू को ऑफर किया था तो कि तुम चीन का, ये जो कम्युनिस्ट चीन है उसका विरोध करोगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तुमको हम क्या देंगे, सीट भी दिलाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि 1949 से 70 तक अमेरिका ने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको स्पेस भी नहीं लेने दी थी। तो कहा उस समय तक पूरा अमेरिका का फोकस था कि भारत को अपने पक्ष में लाना जरूरी है, क्योंकि वो चीन को क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन इसीलिए जब 65 का वॉर हुआ तो अमेरिका नहीं चाहता था युद्ध हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हम किसी एक पक्ष में पाकिस्तान, जबकि आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान नाराज हुआ कि भाई हम सीटो और सेंटो के मेंबर हैं और मिलिट्री ब्लॉक है, उस मिलिट्री ब्लॉक का मतलब है एक पर हमला, सभी पर हमला। तो उन्होंने कहा जब पाकिस्तान पर हमला हो रहा है तो तुम हमारा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? और अमेरिका कह रहा था कि तुम युद्ध ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें तो इंडिया को अपने पक्ष में लाना है, चीन के खिलाफ क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो वो भारत को चीन के चश्मे से देख रहे हैं। और चीन ने 1964 में परमाणु बम भी बना लिया था, तो खतरा और भी बढ़ गया था। तो 1965, इसीलिए जो आपका प्रश्न था, 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ, अमेरिका ने खुलकर भारत की मदद की, 7वां बिगड़ा भी भेजा, इसलिए कि भारत चीन के अमेरिका के पक्ष में आ जाए। और उन्होंने अयूब, जो उस समय प्रीमियर थे पाकिस्तान के, उनको कहा कि तुम्हें भारत का फ्रंट नहीं खोलना। इसी वजह से 62 में जो है, जब वॉर चल रहा था चाइना का, कश्मीर में बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए गोवा जब पुर्तगालियों से भारत ने 1961 में जीता जी, तो पुर्तगाल तो नेटो का मेंबर था जिसका हेड अमेरिका था। अमेरिका चाहता तो इंटरवीन कर सकता था, पर अमेरिका ने गोवा मामले में भी इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि उनका पूरा फोकस था कि भारत को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए। तो 61 में, 62 में और 65 के युद्ध तक अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में बैलेंस कर रहा था, और वो चाहता था कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान और भारत में कोई शांति हो जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं वो चीन के खिलाफ और सोवियत संघ के खिलाफ भारतीय और पाकिस्तानी सेना का उपयोग कर सके। ओके। लेकिन 1970 तक आते आते, 1970 तक आते आते स्थितियां क्या हो गई, बदल गई। पिछले एपिसोड में हमने बोला था
कि कम्युनिस्ट चीन और सोवियत संघ में 1969 में उसरी का युद्ध हुआ। जी। इस युद्ध में चीन और सोवियत संघ की सेनाएं आमने सामने आ गई। अच्छा, चीन का हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि 60s के डिकेड में ही दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल शुरू हो गए कि कम्युनिस्टों का नेता कौन होगा, सोवियत संघ होगा कि चीन होगा। जी। चीन का हमने कहा अतीत बड़ा सुंदर था, वो तो सोचता था हम बने, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता किसी भी था। बात को। तो चीन ने क्या किया कि जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने यहाँ मीडिएशन किया 1971 में, और निक्सन और जो हेनरी किसिंजर फॉरेन सेक्रेटरी थे और निक्सन कौन थे, राष्ट्रपति, उनका समझौता उन्होंने पर्दे के पीछे माओ से तुंग से कराया। और 1971 तक आते आते पाकिस्तान, चाइना और यूएस से एक पाले में आ गए। ओके। और जब एक पाले में आ गए तो अब मुद्दा ये था कि यूएस से अब खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में आ गया, क्योंकि चीन वाला जो थ्रेट था अब अमेरिका के लिए क्या हो गया, हट गया। तो हमें लगता है इससे आप समझ गए होंगे कि 65 तक, 61 का गोवा, 62 का चाइना और 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसमें अमेरिका ने भारत का विरोध नहीं किया। विनय सर, मतलब सुन के मैं हैरान भी हूं और ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के कई हिस्से खुल गए हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, इंटरेस्टिंग क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हम जो सोच रहे थे उस सोच से कहीं परे ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, चाइना का कॉन्फ्लिक्ट यूएसए से था पहले, मतलब यूएसए वैसे सोचता था, अगर उस नजर से देखें था ही, दोनों आइडियोलॉजिकली भाई कम्युनिस्ट थे, कैपिटलिस्ट वो था। अब इधर अगर देखा जाए तो यूएसएसआर और चाइना थोड़ा सिमिलरिटी है, पर जैसा चाइना डोमिनेंस है कि भैया मैं नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, हालांकि दोनों की सोच विचारधारा एक है, लेकिन फिर भी अपने को पावर दिखाने के लिए वो उधर एक साथ नहीं होना चाहता था। इधर जब अमेरिका को लगा कि भाई अब तो यूएसए ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो चलो हम साथ देते हैं और अब चाइना के पाले में चले आते हैं। मतलब अमेरिका एक अलग ही किरदार यहां पर निभा रहा है। जो पहले 65 तक इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, वो 1971 में चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा, 65 में वो भारत का समर्थन नहीं कर रहा है, दरअसल वो भारत और पाकिस्तान में बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। वो ना भारत का पक्ष लेना, पाकिस्तान तो उसके साथ मिलिट्री ब्लॉक में शामिल हो गया। हाँ, जबकि अटैक अगर होता तो भाई वो कर सकते थे, उसने साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन 61 में गोवा में हमने कहा नेटो का मेंबर होने के बावजूद इंटरवीन नहीं किया। 62 में चाइना में तो उसने भारत का खुलकर क्या किया, समर्थन किया, और 7वां बेड़ा भी भेज रहा था। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प सी बात यहाँ पे है कि चाइना अभी भी यहाँ तो चलो 7वां बेड़ा आ रहा है, यूएसए का आ रहा है, दिखाने के अगर हम आ रहे हैं, लेकिन चाइना ने तब भी खुलकर जो है पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया था। वो अलग रीजन था। देखिए क्या रीजन था, चीन जो है, मैंने कहा आज भी देखिएगा, 99 का कारगिल वार हुआ, उसने कहाँ सपोर्ट किया, नहीं किया, बिल्कुल। परवेज मिशरा ने बहुत रिक्वेस्ट भी की। चीन एक ऐसा देश है जो सेल्फ सेंट्रिक है, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता, दुनिया को लेना देना नहीं। तो चीन ने को लगता था कि अगर हम इस युद्ध में शामिल हो गए तो एक तो सोवियत संघ के साथ फ्रंट खुल जाएगा, ऊपर वाला जो फ्रंट है, जहां थोड़ा बहुत अभी पीस है। 1971 की बात कर रहे हैं भाई। सोवियत संघ तो कह रहा है भारत के पक्ष में खुलकर है। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि भारत और उनके बीच में एक ट्रीटी 1971 में ही हुई थी, हो चुकी थी, अगस्त में हो चुकी थी। तो उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फ्रंट क्या हो जाए, खुल जाए, पीछे से ओपन हो जाए, जहां से रशिया से मिला था। दूसरा क्या था, वो ये भी सोच रहा था दिसंबर का टाइम है, सप्लाई लाइन कैसे मेंटेन होगी, बर्फ पूरा हिमालय क्या है ढका रहता है, हो जाएगा। और तीसरा उसको ये भी एहसास था कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की स्थिति इतनी कमजोर है कि हम इंटरवीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। पर उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चीन नो डाउट अमेरिका और पाकिस्तान का अलायंस बना रहा है, पर वैचारिक रूप से वो जानता वो एक नहीं है। आज नहीं तो कल ये हमारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, और आज देखिए खड़े हैं भी। जी बिल्कुल। तो वो उसको लगता था कहीं अमेरिका ने अगर लड़ाई भारत को कमजोर कर दिया और युद्ध यहाँ जीत गया और अपना मिलिट्री बेस बना लिया तो स्थिति और भी कमजोर होगी। इसीलिए देखिए कि जो बांग्ला, आज का कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे, ये बांग्लादेश और म्यांमार में जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी लोग कहते हैं कि एक नया देश बनाकर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, जिससे कि बंगाल की खाड़ी और उधर चाइना और इंडिया दोनों को क्या करे, सर्विलांस में लाए। ये कभी एक और मुद्दा आएगा।
तो इस पर डिस्कस करेंगे। मतलब कंटेम्प्रेरी मुद्दे हैं। बहुत कमाल का मामला है। मतलब मुझे लग रहा है कि जनता को, आम जनता को ये सारी चीज़ें पता चल जाएं तो शायद वो आपस में बिना मतलब लड़ना बंद कर देंगे पहले तो। मतलब उनकी पॉलिसी तब से लेकर अब तक चल ही रही है। और इधर जो हम लोग हैं, अगर संपूर्ण भारत की बात करें जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक भाई थे, आपस में फर्जी में लड़े जा रहे हैं। और राष्ट्र तो आपस में सीमाओं, लेकिन नेशनलिज्म तो कहीं ना कहीं ये जो सीमाएं खींची जाती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि हमारा वर्चस्व बने ही बने। तो खैर, जो मैं मुद्दा बात कर रहा था 1971 की जो बात हो रही थी, समझ में आ गया कि तो चाइना चीन क्यों को, नहीं सीधा हाँ, तो चीन को लग रहा था कि हमें इस परिस्थिति में हथियार दे रहा है, धमकी भी इनडायरेक्टली दे रहा है, पर युद्ध में खुलकर वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं आ रहा है। ये चीन का अपना इंटरेस्ट था। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था कि अभी जो 1970 अगर बांग्लादेश बन गया तो एक तरह से सोवियत संघ की विजय मानी जाएगी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या माना जाएगा कि सोवियत, अभी तो वियतनाम के युद्ध में वैसे ही सोवियत, अमेरिका जीत नहीं पा रहा है, और कहीं बांग्लादेश बन गया तब तो कहा जाएगा कि ये तो पूरी तरह से सोवियत संघ का हेजेमोनी क्या हो रहा है, दुनिया भर में बन रहा है। तो यूएसए तो चाहता था किसी तरह से कि भारत हारे, पाकिस्तान की विजय हो और पाकिस्तान इंटीग्रेटेड क्या रहे, बना रहे। पर चीन का इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में यहाँ पर ज़्यादा था। विनय सर, 1971 वॉर की जब बात हो रही है, आपने सबकी बात कर ली, सारे यूएसए की बात कर ली, यूएसएसआर की बात कर ली, चाइना की बात कर ली। ब्रिटेन के बारे में भी सुना था कि वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल था। तो उसकी क्या कहानी, क्या वो चुपचाप बैठा था या वाकई में वो भी इसमें था शामिल? ब्रिटेन की हम कॉलोनी रहे हैं जी, तो ब्रिटेन का तो भारत में स्टेक ज़्यादा है ना। प्रॉब्लम क्या है ज़रा समझिए कि ब्रिटेन 1956 तक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का नेता था। अमेरिका नहीं था, ब्रिटेन था। पर जो इजिप्शियन वॉर हुआ, वो जो सुएज नहर की वॉर हुई जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया, उसके बाद ये तय हो गया कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैपिटलिस्ट का ब्लॉक का जो हेड होगा वो यूएसए होगा। वो मुद्दा और कॉम्प्लेक्स है, सुएज नहर का मुद्दा 1956 में, जिसमें कर्नल नासिर को हराया, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने अटैक किया था जी। तो ब्रिटेन अब एक तरह से अमेरिका के पीछे है, यानी अमेरिका लीड कर रहा है जी। और ब्रिटेन उनके क्या है, पीछे। तो ब्रिटेन ने भी अपना बेड़ा क्या था, ईगल करके जो बेड़ा था उसने इस एरिया में क्या किया था, भेजा था। तो ब्रिटेन तो सपोर्ट कर ही रहा है क्योंकि अमेरिका इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका का मतलब है फ्रंट पे अमेरिका है और पीछे से कौन है यहाँ पर, ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन तो इस एरिया का हमेशा से क्या रहा है, शासक रहा है। तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुद्दे से कहीं ना कहीं क्या है, जुड़ा हुआ है। ब्लॉक दो हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसका नेतृत्व यूएसए कर रहा है और सोशलिस्ट ब्लॉक जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, यूएसएसआर, सोवियत संघ। चाइना वैसे कम्युनिस्ट है लेकिन वो एशिया में अपनी हेजेमोनी अलग से तलाश रहा है कि वो अलग से कम्युनिस्टों का अलग से एक सेंटर बन जाए और पूरी एशिया पर उसका वर्चस्व क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। इसलिए चीन थोड़ा अलग स्टैंड ले रहा है। लेकिन ब्रिटेन तो पूरी तरह से, और आज भी देखिए दुनिया भर में एंग्लो सेक्शन कहते हैं ना, एक जो रेशियल सेंस में, तो ब्रिटिश और अमेरिकन तो अंग्रेजी दोनों स्पीकिंग लोग हैं और ब्रिटिश लोगों ने एक तरह से वहाँ पर क्या मूल निवासियों को हटा के अपनी सत्ता वहाँ पर क्या कर ली, स्थापित कर ली। तो अमेरिकी ब्रिटिश लोग तो ज़्यादातर देखा जाए तो क्या है, कॉमन, उनके अंदर कई चीज़ें आपस में क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है वो इस 1971 के पूरी सिचुएशन को क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब 1971 में ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसएसआर खुलकर किसका सपोर्ट कर रहा है, भारत का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर रहा है भारत के पक्ष में। दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि अपना वो भी बेड़ा कहाँ भेज रहा है, बंगाल की खाड़ी में जी। और बंगाल की खाड़ी में वो कह रहा है कि वो जो अमेरिकी और ब्रिटिश जो बेड़ा है उसका वो मुकाबला करेगी। चाइना को क्या कह रहा है कि अगर तुमने युद्ध में शामिल किया तो हम अपना बॉर्डर क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ने भारत के लिए स्पेस क्रिएट कर दी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि अमेरिका और चाइना खुलकर उतना सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर खुलने का क्या था,
चांस था, संभावना बहुत ज्यादा थी। और जब वो नहीं सपोर्ट कर पाए तो भारत के लिए मौका पहले से क्या हो गया ज़्यादा, और भारत ने इस युद्ध को आसानी से 13 दिनों में क्या कर लिया, जीत लिया। मैं सलाम करना चाहूँगा इंडियन आर्मी को, क्योंकि जिस तरह से इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का साथ सामने आके यूएसए भी दे रहा है, चाइना भले सीधे तौर पर ना लड़े लेकिन पर हाँ, एम्यूनेशन हथियार और सप्लाई सब कुछ। कंटिन्यूअसली उधर से उसको हो रहा है। उसके बावजूद भी, इतने घेराबंदी के बावजूद भी इंडियन आर्मी स्ट्रांगली इस बैटल को जीत ले रही है। और इसमें जैसा पिछले एपिसोड में हमने बात किया कि रॉ का भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा, तो ये तो बिल्कुल सलामी ठोकने वाली बात है कि एक कमाल का युद्ध जो है इंडिया ने जीता है। और 1971 वॉर बहुत स्पेशल है क्योंकि आपने इतना बड़ा युद्ध, इतनी उसमें जो सरेंडर हुआ वो भी मेरे ख्याल से इतिहास में वर्ल्ड वॉर के बाद तो सबसे बड़ा सरेंडर था। तो काबिल तारीफ ये मुकाबला। और भी जोड़ना चाहूँगा, आज के देखें जी, आज भी देखिए, कारगिल का वॉर कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन पे था कि टॉप पर पाकिस्तान है, ग्राउंड पर कौन है, भारतीय सेना। इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भारतीय सेना के अलावा कोई वो इस युद्ध को जीत ही नहीं सकता। करेक्ट। याद रखिएगा, चाइनीज आर्मी ने पिछले कई सालों से कोई युद्ध नहीं किया है। भारत की सेना लगातार युद्ध में इन्वॉल्व है, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी कश्मीर में, कभी आतंकवाद के नाम पर, फिर हमने पाकिस्तान से 3 युद्ध लड़ लिए और लगातार युद्ध के मोड में बने हुए। तो भारतीय सेना ने अपने को लगातार क्या किया है, 62 से लेकर 24-25 आने वाला है, हम लगातार युद्ध मोड में बने हुए हैं। अमेरिका ये बात जानता है और जापान भी जानता है कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर सहयोग किया जाए तो जो आज राइज ऑफ चाइना और एक्सपेंशनिस्ट चाइना जो है उसको काउंटर करने में भारत की भूमिका सबसे क्या है, अहम होगी। तो 1946 से अमेरिका ने भारत को चीन के चश्मे से देखना शुरू किया। आज भी वो भारत को चीन के चश्मे से ही क्या करता है, जबकि अलाई वो पाकिस्तान का है देखा जाए तो। हाँ, वो तो देखिए, वो तो किसी का अलाई, वो किसी के सहयोगी नहीं। अच्छा, ओके। उनको पाकिस्तान से और भारत से लेना देना नहीं। उनका मतलब ये है कि फ्यूचर में चाइना थ्रेट जो है उसको कौन काउंटर, पहले कौन था थ्रेट, यूएसएसआर, उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा। आज थ्रेट कौन है, चाइना, उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा। तो आज अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो भारत से बेहतर एशिया में उनको कोई और विकल्प नहीं। इसलिए उनका दांव भारत पर है। उनकी प्रॉब्लम क्या है भारत के साथ, भारत ने अपना एक ऑटोनॉमस हमेशा 1950 में भी, 62 में भी, 71 में भी और आज भी भारत ने कभी किसी का गुट के सदस्य बनने से अपने को अलग रखा। करेक्ट। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और अमेरिकन ये बर्दाश्त नहीं करते, वो स्वतंत्र विदेश नीति नहीं चाहते जी। उनको लगता है कि जूनियर पार्टनर बन जाओ। क्रिकलाइटर प्रस्ताव भी वहाँ पास हुआ था कि भविष्य में भारत को जूनियर पार्टनर के रूप में लिया जाए। उनकी प्रॉब्लम्स, भारत से जो गुस्सा, नाराज़गी, कई बार वो जो कनाडा को आगे करके या बांग्लादेश को आगे करके भारत को थोड़ा दबाव बनाते हैं उसके पीछे, या कश्मीर का मुद्दा उठा के, रीजन क्या है कि बस वो ये चाहते हैं, 65 में भी यही चाहते थे, 62 में भी यही चाहते थे कि भारत ये एक्सेप्ट कर ले कि एशिया में वो अमेरिका का जूनियर पार्टनर है। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें क्योंकि अभी भी जो बांग्लादेश की करंट सिचुएशन है उसमें आप देख ही रहे हैं कितना मामला अनसर्टेन सा है। और उधर से म्यांमार की आर्मी भी इस समय बांग्लादेश की तरफ कब्जा कर रही है। कुछ आर्मी नहीं, जो विद्रोही है, हाँ, वो जो म्यांमार की जो विद्रोही सेना है वो उधर से कब्जा कर रही है। और अब मुझे लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर होगा यूएस बहुत है। ये चूंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस मुद्दे से, क्योंकि अभी मुद्दा तो हम 71 और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो कभी और मुद्दा आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। विनय सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एपिसोड रहा है। मतलब बार बार फ्लैशबैक में भी हम गए हैं और वापस करंट सिचुएशन में भी आए हैं। तो ओवरऑल अगर अब समझ में आ रही है चीज़ें कि 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का वॉर तो तय तौर पर नहीं था, वो एक कोल्ड वॉर का हिस्सा भी था। और उसका फ़ायदा और नुकसान इस एरिया के लोगों को हुआ। नुकसान इंडिया के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी और के पर्सपेक्टिव से उनका नुकसान हो, किसी और के पर्सपेक्टिव से वो फायदे की चीज़ हो। लेकिन इंडिया के लिए इन टोटल अपने आप को एक पावरफुल कंट्री
जताने का बताने का मौका ज़रूर मिला और पूरे वर्ल्ड में डंके के साथ इंडिया जो है एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर नज़र आया। अब मुझे एक और क्यूरोसिटी इसमें हो रही है जिसमें मैं चाहता हूँ कि अगले एपिसोड में हम लोग बात करें। हमने अभी जितनी बातें की इस एपिसोड में स्पेशली, वो हमने इंटरनेशनल एंगल से देखा उसको, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनली भी तो होगा ना। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि कोई दो बाहर के लोग, ब्रिटिश आर्मी के लोग सोचें कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे जिसकी वजह से वो अपने उस सोच को कामयाब बनाने में शामिल हुए होंगे। भाई जाहिर बात है, मैं आपको रोकूंगा। 1947 में 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान बनता है जी कायदे आजम का पाकिस्तान। बड़ा नारे लगाए गए, जी जी जी। जहाँ जहाँ गए वो वहाँ नारे लगे कि कायदे आजम का पाकिस्तान। वो कायदे आजम का पाकिस्तान 24 साल भी नहीं बीता। जिस इस्लाम की कड़ी पर जोड़ा गया था वो कड़ी तो 24 साल में टूटकर बिखर गई। देखिए, भारत हो या वर्ल्ड हो, जब तक इंटरनल फॉल्ट लाइन नहीं होता, ये भारत को भी सीखना है। अगर भारत के अंदर फॉल्ट लाइन है तो बाहर वालों को फ़ायदा उठाने में चुटकियां लगेंगी। हम अगर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगर इंक्लूसिव चीज़ों को नहीं बना पाए, डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, तो बाहर के लोगों को तो फॉल्ट लाइन पहचानना बहुत ही क्या है, आसान है। और भारत का वो क्या करेंगे, तोड़, जो कहते हैं ना ब्रेकिंग इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इंडिया को छोटे छोटे भागों में क्या कर दो, तोड़ दो। ये हमें इतिहास का सबक है। हम 1971 के पाकिस्तान विभाजन से सीखें कि अगर भारत के अंदर फॉल्ट लाइन बनेगी तो कोई ना कोई देश हमें तोड़ने में क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। चलिए इसी पे विनय सर, मैं आगे हम लोग अगला एपिसोड जो बड़ा ही क्यूरियस है, क्वेश्चन मेरा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गया है कि 1947 में कंट्री बनती है पाकिस्तान, इंडिया भी, तो ऐसा क्या हो गया 24 सालों में कि 1971 में आकर पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। जबकि देखा जाए तो सब कुछ बराबरी का ही था। मतलब एरिया वाइज इंडिया में ज्यादा है, सपोर्ट वाइज नहीं, डाइवर्सिटी भी इंडिया में ज्यादा है और ज्यादा है, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सब कुछ। भारत तो नहीं टूटा। नहीं, तो ऐसा क्या हो गया कि 24 साल बाद ही पाकिस्तान बनने के वो कंट्री टूट गई और दो हिस्सों में बंट गई? इसके पीछे क्या कारण रहे? क्या वही कारण है जो हम सोच रहे हैं या इसके कई और कारण भी हैं? क्योंकि जैसा हम सोच रहे थे 1971 वॉर का, वैसा इस डिस्कशन में तो निकल के नहीं आया है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड बाद में देखना शुरू किया है या एंड में आए हैं तो मुझे लगता है फिर से आप रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये एपिसोड लगने वाला है। इससे पहले का एपिसोड भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और आने वाला एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय सर, हमारे साथ इतने सारे इंसाइट्स शेयर करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे ना कि अच्छी माजरा क्या था कि कैसे पाकिस्तान 24 साल बाद टूटा। हमारे साथ बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत शुक्रिया।